नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज चलते हैं राजस्थान की हिस्ट्री और कला संस्कृति से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको लेकर बात करते हैं। यहाँ पर पूजा माहौर की बात करें तो ईद के चांद वाले गुरुजी को पूजा का नमस्कार। बिल्कुल पूजा, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जो मकर संक्रांति जो गई हुई है उसमें जो चूरमा बाटी बनाए थे वो मेरे पास पहुंचे नहीं है, इसलिए उसके लिए भी तेरे को नमस्कार। रेखा कंवर गुड इवनिंग सर जी। मंजू गुड इवनिंग। राज पंडित गुड इवनिंग। सभी छात्र एवं छात्राएं इस वीडियो के अंतर्गत सभी जुड़ जाएं और इस लिंक को सबसे ज्यादा शेयर करें। बस इतना सा काम करें, फिर चलते हैं अपन यहां पर जो क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। तो देखो बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसकी बात करते हैं। प्रणाम गुरुदेव सुरेंद्र, बिल्कुल प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार करते हैं, हमारा भी प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। तारपी वाद्य यंत्र की बात हो रही है। कौन से वाद्य यंत्र की बात हो रही है? तारपी वाद्य यंत्र की बात हो रही है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो एक तारपी वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है उसकी भी बात कर लेते हैं। अब आपको पता, अपन वाद्य यंत्रों की अगर बात हो रही है तो आपको पता है ये कौन से जनजाति है जिसके द्वारा ये प्रयोग किया जाता है। तो तारपी वाद्य यंत्र आपको पता है एक जनजाति है जिसका नाम है कथोड़ी जनजाति। कथोड़िया जनजाति के द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी भी बात कर लेते हैं, तारपी वाद्य यंत्र होता क्या है। बिल्कुल पूजा, मैंने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है और मैंने आपको नाम लेकर के इसके बारे में अभिनंदन हार्दिक स्वागत भी कर दिया आपका। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले तारपी वाद्य यंत्र की जो कथोड़ी जनजाति के द्वारा प्रयोग लिया जाता है। आपको पता है ये जो कथोड़ी जनजाति के द्वारा और भी कई वाद्य यंत्र प्रयोग लिए जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं गोरडिया है, पहली बात करते हैं जैसे गोरडिया है, गोरडिया की बात करें। उसके बाद में आपको पता है सामने जो तारपी है वो भी इसके द्वारा प्रयोग लिया जाता है। उसके अलावा मैं बात करता हूं थालीसर है, थालीसर की बात करता हूं, थालीसर। उसके बाद में मैं बात करता हूं जैसे कि घोरिया है, घोरिया आदि वाद्य यंत्रों की अगर बात करें तो यहां पर इनको क्या किया जाता है, इनके द्वारा, इन जातियों के द्वारा भी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये जातियां हैं घोरडिया, तारपी, थालीसर, यहाँ पर घोरिया है। और ये वाद्य यंत्रों के नाम से इन जातियों के नाम के आधार पर यहाँ पर इन वाद्य यंत्रों का नामकरण हुआ है, ये भी ध्यान रखना। आपको पता है जो तार की जो वाद्य यंत्र है वो एक लौकी के एक सिर पर छेद करके बनाया जाता है। लौकी होती है ना, उस लौकी के सिर के ऊपर क्या किया जाता है, छेद किया जाता है और छेद करके उसके अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, इस वाद्य यंत्र का बनाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है आपको पता है, महाराष्ट्र के अंतर्गत, महाराष्ट्र में आपको पता है तोरपा नामक एक लोक वाद्य यंत्र होता है, उसके समान होता है ये। तो आपको पता है महाराष्ट्र के बात करता हूं, देखिए महाराष्ट्र के तोरपा नामक वाद्य यंत्र के समान है, ध्यान रखना, वाद्य यंत्र के समान है, ये ध्यान रखना है ना, उसके समान है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है। ये कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना ये बात भी, सुशिर वाद्य यंत्र है, ये भी ध्यान रखना। कौन सा वाद्य यंत्र है ये? सुशिर वाद्य यंत्र। निक्कू आडी गौर प्रणाम सर जी, बिल्कुल निक्कू प्रणाम स्वीकार करते हैं, मैं आपका प्यार भरा नमस्कार, हमारा भी आपको। निशा कुमारी गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल निशा गुड इवनिंग। सभी जुड़ जाइए एक बार यहां पर, फिर चलते हैं आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखो निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो 13 ताली नृत्य के अंतर्गत काम ही नहीं आता है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं मंजीरा, 13 ताली नृत्य में काम लिया जाता है, ध्यान रखना। तानपुरा है, ये भी काम लिया जाता। बात करें चौतारा वाद्य यंत्र भी काम लिया जाता, लेकिन डेरू वाद्य यंत्र 13 ताली नृत्य में प्रयोग नहीं लिया जाता है। डेरू वाद्य यंत्र क्या किया जाता है, 13 ताली नृत्य में प्रयोग नहीं लिया जाता। बाकी मंजीरा है, तानपुरा है और चौतारा है, ये वाद्य यंत्र क्या किए जाते हैं, प्रयोग लिए जाते हैं। बात करें यहां पर तो अपने बात की है जो वाद्य यंत्रों की 13 ताली नृत्य में प्रयोग लिए जाते हैं। डेरू वाद्य यंत्र को आम की लकड़ी पर दोनों ओर चमड़ा मढ़कर क्या किया जाता, बनाया जाता। आपको पता है ये जो डेरू वाद्य यंत्र, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो आपको पता है यहां पर ये डेरू वाद्य यंत्र जो एक आम की लकड़ी पर, आम की लकड़ी के ऊपर, आम की लकड़ी पर दोनों ओर
दोनों और खाल मडकर, खाल मडकर, क्या मडकर है, खाल मडकर बनाया जाता है, ध्यान रखना है ना, बनाया जाता है, ये पता होना चाहिए। दोनों ओर क्या किया जाता है, उसकी खाल मंडी जाती है, आम की लकड़ी के दोनों ओर बनाया जाता है। इसके द्वारा इसके बीच के हिस्से को दाहिनी ओर से पकड़कर, जो इसका बीच का हिस्सा होता है उसको ऊपर क्या करते हैं, दाहिनी ओर से पकड़ करके फिर रस्सी से खींचकर आवाज निकाली जाती है। फिर क्या करते हैं, उससे रस्सी से खींच करके आवाज निकाली जाती है, ध्यान रखना। डेरू गोगा जी के जागेड़े में बजाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो डेरू है, आपको पता है, गोगा जी के जागेड़ा में बजाया जाता है, गोगा जी के जागेड़ा में बजाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए ना, गोगा जी के जागेड़ा में बजाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए ना, बजाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए ना। जो डेरू वाद्य यंत्र है वो गोगा जी के क्या होता है, जागेड़ा में बजाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राया नहीं है। इसके आगे की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो एक बार, वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग आता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर वंशावली की बात पूछ रहा तो उसकी भी बात कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर जो महाजन होता है, तो महाजन ही पुरोहितों को कहते हैं, ये काम नहीं आता। आपको पता पुजारी है, मंदिरों में काम आता है, भगवान की भक्ति आराधना करता है, ये सभी नहीं हो सकता। तो जागाओं को आपको पता है भाट भी बोल देते हैं, बड़वा भी बोल देते हैं, बड़वा भी बोल देते हैं, जोगी भी बोल देते हैं। ये लोगों को, ये आपको पता है, ये अपने पूर्वजों की वंशावली रखते हैं, पूर्वजों की वंशावली रखते हैं, ध्यान रखना है ना। अपने पूर्वज जो जितने भी उन्होंने काम किए हैं उनका पूरा लेखा जोखा, एक तरीके से एक अकाउंट्स होता है, उसका लेखा जोखा यही जागा है, भाट है, बड़वा है, जोगी, ये रखते हैं, ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल है ना, हाँ ये ध्यान रखना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक बार सभी इस वीडियो को लाइक कर दे, जितने भी यहाँ पर जो अपने फ्रेंड है पुराने, उनको एक बार जोड़े, महेश महावर, हाँ बिल्कुल है ना, सभी एक बार उनको जोड़े, ये काम जरूर करें। राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य क्या है, तो मैंने कहा था, अभी आया था क्वेश्चन, अपन उसी की बात कर रहे थे। तो राजस्थान में जो भाट जाति है उसका कार्य क्या है, तो विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना, शादी के अवसर पर गीत गाना, उत्सव में ढोल बजाना, उत्सव पर नाच दिखाना नहीं है मेरे प्रिय भाइयों, क्या है, विभिन्न परिवारों की वंशावली का रिकॉर्ड रखना, वो इनका काम है, जागा का, भाट का, ध्यान रखना है ना। हाँ, जागा तो सिख लोगों में निकलते हैं, रिंकू वर्मा है ना। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक बार देखो, लोकवाद्य यंत्र भपंग, लोकवाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको पता है अगर भपंग की बात हो रही है तो ये भी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये पूछ रहा है कि जो लोकवाद्य यंत्र भपंग है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बात करें जैसे मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ का ये प्रसिद्ध नहीं है। अगर मेरवाड़ा की बात करें तो आपको पता है अजमेर, मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा, ये सब अजमेर में आ गए। मेवाड़ की बात करें ये नहीं हो सकता, ये उदयपुर क्षेत्र आ ही गया। मारवाड़ की बात करें तो जोधपुर क्षेत्र आ ही गया, तो आप जानते हो। इसके अलावा मेवात क्षेत्र, और मेवात क्षेत्र में आपको पता कौन सा क्षेत्र आता है, अलवर भरतपुर क्षेत्र जो है वो किसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आता है मेवात क्षेत्र में। और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, भपंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो अपन ने बात भी की है। हाँ बिल्कुल, आपको पता है ये भपंग कैसे बनता है, ये देखो आपको पता है ये लंबी जो आपको पता है एक लंबी सी लोकी होती है, और उस लोकी से आपको पता है उसके तुम्बे से बनाया होता है। ये आपको पता है लंबी सी लोकी है, जिसको अपन देसी भाषा में आलड़ी भी बोल देते हैं, उसके जो तंबू होता है उससे बनाया जाता है, ये ध्यान रखना। और आपको पता है वो जो तुम्बा होता है, उस तुम्बे का नीचे का भाग है उसको खाल से मढ़ दिया जाता है। तुम्बे का नीचे का हिस्सा जिस पर खाल को क्या कर दिया जाता है, मढ़ दिया जाता है, जबकि ऊपर का हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है, उस पर चमड़ी नहीं मंडी जाती है, ध्यान रखना। नीचे के हिस्से पर खाल को मढ़ दिया जाता है, ऊपर के हिस्से को क्या कर दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। और इसे आपको पता है जो अलवर के क्षेत्र के जो जोगी है, बात करता हूं यहां पर अलवर क्षेत्र के जोगी, उन जोगियों के द्वारा बजाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अलवर जो भरतपुर के जोगी है, जिसमें इसे स्पेशल बात करता हूं, अलवर के जोगियों के द्वारा बजाया जाता है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलो इसके आगे की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं।
अलवर जिले के जोगी, मैंने कहा था अभी क्वेश्चन आया था, उसी की अपन बात कर रहे थे। तो देखो, हाँ, लौकी के तुम्बे से बनाया जाता है, बिल्कुल महेश माहेश्वरी, गुड बात, अच्छी है ना। बकरे की खाल से, निशा कुमारी, गलत बात है, बकरे की खाल प्रयोग नहीं ली जाती है ना। हाँ, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। तो आपको अभी बात कर रहे थे, अलवर जाति के जोगी जो है रबाज नहीं बजाते, सारंगी, जंतर नहीं, तो भपंग का प्रयोग करते हैं, अभी बात कर रहे थे, बिल्कुल। आगे की भी बात कर लेते हैं। देखो एक बार, मारवाड़ के जोगियों के द्वारा गोपीचंद भर्तृहरि, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है, ये भी मारवाड़ के जोगियों की बात हो रही है। और आपको पता है मारवाड़ के जोगियों द्वारा, जिसमें से बात करें जैसे गोपीचंद भर्तृहरि है, निहाल दे है, आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये भी गुड बात है। तो आपको पता होना चाहिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो, चंग का प्रयोग नहीं करते, तो अलगोजा का भी नहीं करते, तो नगाड़ा का भी नहीं करते, करते किसका, फिर सारंगी का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, बिल्कुल है ना। सारंगी, सुरेंद्र, बहुत बड़ी बात है। बद्री शर्मा, बिल्कुल अच्छी बात है, सारंगी का प्रयोग किया जाता है। रिंकू वर्मा, सारंगी का प्रयोग किया जाता है ना। तो ध्यान रखना। तो मारवाड़ के जोगियों द्वारा, जिसमें से गोपीचंद भर्तृहरि भी आ जाता है, निहाल दे भी आ जाता है, इनके समय ख्याल गाते समय सारंगी का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चंग तो शेखावाटी में गाते हैं, तो चंग तो आपको पता होना चाहिए, शेखावाटी क्षेत्र की बात करते हैं। चंग कहां पर है, शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र की बात करते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, आपको पता है, जयपुर, भरतपुर, यहाँ पर जो क्षेत्र होता है ना, झुंझुनू, वो शेखावाटी क्षेत्र में आता है, बिल्कुल है ना। तो उस क्षेत्र में चंग बजाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। आगे की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखो एक बार 8 नंबर के क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ो, देखो एक बार देखो इसको एक बार। देखो एक बार बात करते हैं अलवर भरतपुर के जोगियों की। अलवर भरतपुर के जोगियों के द्वारा किस प्रकार के सारंगी बजाई जाती है, तो अपन ने कहा था ना अभी, अलवर भरतपुर के जोगियों की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार के सारंगी बजाई जाती है, इसकी भी क्या होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं बात करता हूं गुजरातन सारंगी की बात करें, किसकी बात करें, गुजरातन सारंगी की बात करें, तो देखो एक बार आपको पता होना चाहिए कि जो सारंगियां, सारंगियों के कई प्रकार होते हैं। जैसे बात करें गुजरातन सारंगी की बात करें, तो इसके द्वारा आपको पता है जो लंगा जाति होती है, लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा, लंगा जाति के द्वारा प्रयोग लिया जाता है, ये पता होना चाहिए ना। गुजरातन सारंगी किसके द्वारा, लंगा जाति के द्वारा प्रयोग ली जाती है। बात करें, आपको पता है जड़ी के सारंगी, अब ये भी पता होना चाहिए कि आपको पता है जड़ी की सारंगी बोलो या इसे जालीदार सारंगी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इसे जालीदार सारंगी भी बोल सकते हो। ध्यान से देखना और सुनना एक बार इसको ना, ये सारंगियों के प्रकार होते हैं, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो आपको पता है ये जो जड़ी की सारंगी है, जो जड़ों की सारंगी है, ये जैसलमेर में एक, आपको पता है जैसलमेर की मांगणियार जाति पाई जाती है। जैसलमेर की मांगणियार जाति, कौन सी जाति है, मांगणियार जाति, ध्यान रखना ना। जैसलमेर की मांगणियार जाति है, उस जैसलमेर की मांगणियार जाति के द्वारा पाया जाता है, ध्यान रखना ना। किसके द्वारा पाया जाता है, ये मांगणियार जाति के द्वारा पाया जाता है, ये ध्यान रखना ना। एक बार रुको, एक बार थोड़ा सा ये स्क्रीन पर आ गया ना। तो जैसलमेर की कौन सी जाति है, मांगणियार जाति, उस मांगणियार जाति के द्वारा ये पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। हाँ, तो इसके आगे की बात करता हूं, देखो सिंधी सारंगी की भी बात कर लेते हैं। तो आपको पता है ये जो सिंधी सारंगी है पश्चिमी राजस्थान में, आपको पता है पेशेवर लंगा द्वारा बजाई जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान में ही, ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में आपको पता है जो पेशेवर होते हैं, जो लंगा लोग होते हैं, उनके द्वारा बजाया जाता है। सुरभि ऐसा है, प्रणाम सर, बिल्कुल सुरभि है ना। हाँ, फिर उसके बाद में बात करते हैं जोगी सारंगी की। तो आपको पता है जोगी सारंगी जो अलवर है, भरतपुर है, जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये आपको पता है अलवर भरतपुर की बात हो रही है। तो यहाँ पर भरतरी है कि नहीं है, भरतरी, भरतरी के जोगियों के द्वारा, भरतरी के जोगियों के द्वारा, किसके द्वारा, भरतरी के जोगियों के द्वारा बजाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो भरतरी के जोगियों के द्वारा बजाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अपने यहां पर बात करें, इसी की बात आ गई, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा, निशा कुमारी जी सर, है ना। हाँ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सारंगियों के प्रकार की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर सारंगियों की बात हो रही है तो मैं और बात कर लेता हूं, एक सारंगी और आती है, बात करता हूं धनी सारंगी।
कौन से सारंगी है, थोड़ा सा रुको एक मिनट, धनी सारंगी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, धनी सारंगी की बात कर लेते हैं। और आपको पता है ये जो धनी सारंगी है, ये धनी सारंगी आपको ये पता होना चाहिए कि निहाल दे कथा सुनाने के वाले जो जोगी होते हैं, निहाल दे, अपन ने अभी क्वेश्चन आया था निहाल दे, है ना, निहाल दे के जोगी, निहाल दे के जो जोगी होते हैं ना, वो जोगी कथा कथा के दौरान बजाते हैं, कथा सुनाने के दौरान, कथा सुनाने के दौरान बजाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी सारंगी को धनी सारंगी के नाम से जानते हैं, है ना। भावी अदैया पिया, नमस्ते सर, बिल्कुल भावी नमस्ते आपको भी। आगे की बात करते हैं, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। कर्णभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था। तो अपन एक बात करते हैं, कर्णभील की अगर बात आ रही है तो आपको यह पता होना चाहिए कि कर्णभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था। तो कर्णभील की बात करें तो कर्णा कोई खुद का ही नाम है, तो वाद्य यंत्र नहीं है ये। सतारा की बात करें तो सतारा भी नहीं है, तो मोरचंग की बात करें मोरचंग भी नहीं है, तो कौन सा है ये, नड़ वाद्य यंत्र, नड़ वाद्य यंत्र है जो कर्णभील के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र मानते हैं, ध्यान रखना। हाँ, इसके आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो एक बार, कौन सा युग्म सही नहीं है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो एक बार उसकी बात करते हैं, रजब अली खान। अब आपको पता है ये जो रजब अली खान है ये वीणा वादक है, बिल्कुल सही बात है। और ये नहीं ही पूछ रहा कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ना। तो रजब अली खान वीणा वादक है। आमिर खान की बात करें तो सितार वादक है। अल्लाह जिलाबाई की बात करें तो ये मांड गायिका है, ध्यान रखना। इसके अलावा रविशंकर की बात करें तो रविशंकर नड़वादक नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। जो रविशंकर वो नड़वादक नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनका सुमेलित है, ये चीज आपको भी पता होना चाहिए, अपने नोट्स में उतार लेना ये बात। आगे की बात करें तो देखो एक बार, रजब अली खान की बात करें तो ये वीणा वादक है। आमिर खान की बात करें सितार वादक है। अल्लाह जिलाबाई की बात करें तो ये मांड गायिका है। लेकिन रविशंकर नड़वादक नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए ना। इसके आगे की बात कर लेते एक बार, देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो गुरालियो क्या है। गुरालियो की अगर बात हो रही है तो गुरालियो क्या है उसकी भी बात कर लेते एक बार। देखो ये एक नृत्य शैली है, गुरालियो नृत्य शैली नहीं है मेरे प्रिय मित्रों, गुरालियो नृत्य शैली नहीं है ना। बात करें लोक नाट्य है क्या, लोक नाट्य भी नहीं आ रहा। आदिवासी भीलों का आभूषण है क्या, नहीं है। तो कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, अपन वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं ना, तो कालबेलियों का वाद्य यंत्र है गुरालियो, ध्यान रखना। कालबेलियों का क्या है, वाद्य यंत्र, ये ध्यान रखना। अब देखो ये है क्या, ये चीज समझो। ये 5 से 6 अंगुल एक लंबी सी बांस की खपच्ची से बनाया हुआ होता है। यह है 5 से 6 अंगुली लंबी बांस की खपच्ची से बनाया जाता है, ध्यान रखना। बांस की खपच्ची से बनाया जाता है, खपच्ची से बनाया जाता है। ये 5-6 अंगुली लंबी बांस की खपच्ची होती है, उस बांस की खपच्ची से क्या किया जाता है, ये बनाया जाता है, ये ध्यान रखना। गुरालियो यहां पर आपको पता है, जो दांत होते हैं ना अपने दांत, उन दांतों के बीच दबा करके धागे को क्या किया जाता है, ढीला और खींचा जाता है। धागे को ढीला छोड़ा जाता है और खींचा जाता है। दांतों के बीच में इस बांस की खपच्ची को दबाया जाता है, फिर एक बार क्या किया जाता है, ढीला किया जाता है, उस धागे को एक बार खींचा जाता है, और इस प्रकार से उसे तनाव दे दे करके क्या किया जाता है ना, तो यहां पर उसे बजाया जाता है, ये ध्यान रखना। अब ये आपको पता है कालबेलिया और जो ग्रासिया जनजाति है, कालबेलिया व ग्रासिया जनजाति के द्वारा, कालबेलिया व ग्रासिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है ना, जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र, ये भी पता होना चाहिए, प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये भी पता होना चाहिए। कालबेलिया व ग्रासिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र, ये ध्यान रखना। कल का वाद्य यंत्र दूसरा, कल का जो टॉपिक होगा वो दूसरा होगा। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं लोक वाद्य यंत्र की, तो कल का लोक नृत्य वर्त्य का टॉपिक होगा, ध्यान रखना है ना। रिंकू वर्मा, हाँ बिल्कुल है ना। आगे की भी बात कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखो राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, बिल्कुल मैंने कहा था ना,
तो अभी बात हो रही थी यहां पर, तो राजस्थान एकमात्र ऐसा लोक वाद्य है जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह, एक वाद्य यंत्र है पखावज, उसकी तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो 12 नंबर की बात करें तो देखो, ताशा की बात करें तो ताशा नहीं है ऐसा, डाका की बात करें नहीं है, डेरू की बात करें नहीं है, तो रावलों का एक मादल वाद्य यंत्र होता, और रावलों का मादल, जो मादल वाद्य यंत्र वो भी ऐसे ही बनाया जाता है, ध्यान रखना है ना। तो रावलों का क्या है, ये मादल होता है, उसको इसी तरीके से बजाया जाता है जो आपने यहाँ पर दे रखा है, तो ये ध्यान रखना है ना। आगे की भी बात कर लेते एक बार, देखो 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों के द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है। राजस्थान में आपको तो एक जाति होती है कामड़ जाति, इस कामड़ जाति के द्वारा, लोगों के द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है, यह भी पता होना चाहिए। तो देखते हैं, एक बार बात करते हैं। देखो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन की बात तो हो ही नहीं सकती। गुजरी की बात करें या सुरिंदा की बात करें या तंदुरा की बात करें, आपको पता है तंदुरा जो वाद्य यंत्र है वो कामड़ जाति के लोगों के द्वारा ही बजाया जाता है, ये पता होना चाहिए, है ना। तो बात करते हैं किसके द्वारा, ये तंदुरा की बात करते हैं। अब तंदुरा, अब इस तंदुरा को बेटा वेणु भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, वेणु भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। और ये कामड़ जाति के द्वारा बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र आपको पता लकड़ी से बना होता, ये किससे बना होता है, लकड़ी से बना होता है, ध्यान रखना, लकड़ी से बना होता है, बना होता है, किससे बना होता है, लकड़ी से बना होता है, ध्यान रखना। तंदुरा वाद्य यंत्र जिस पर कितने तार लगे होते हैं, जिस पर 4 तार लगे होते हैं, ध्यान रखना, जिस पर कितने तार लगे होते हैं, 4 तार लगे होते हैं, 4 तार लगे होते हैं। कितने तार लगे होते हैं, 4 तार लगे होते हैं, ध्यान रखना। ये लकड़ी से बना होता है, इस पर कितने तार लगे होते हैं, 4 तार लगे होते हैं, इसलिए इसे चौतारा भी कहा जाता है, इसलिए इसे चौतारा भी कहा जाता, इसलिए इसे चौतारा भी कहा जाता, इसे चौतारा भी कहा जाता, चौतारा भी कहा जाता है, कहा जाता है, ध्यान रखना। इसे क्या कहा जाता है, इसे चौतारा, क्योंकि इसमें कितने तार लगे होते हैं, 4 तार लगे होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चौतारा कहा जाता है। और कौन सी जाति बजाती जाती है, कामड़ जाति के द्वारा बजाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। कौन सी जाति के द्वारा, तो कामड़ जाति के द्वारा बजाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन आंसर होगा। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, अपने जो नोट्स बना रहे हैं उनमें एक बार उतार लेना इनको। आगे की भी बात कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 14 की देखो, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की अगर बात करें तो विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो देखो, भपंग एवं रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल भपंग है और रावण है जो हत्ता, उसमें तत्वाद्य यंत्र की तार का प्रयोग किया जाता। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना। अलगोजा और मोरचंग दोनों क्या है, फूंक वाद्य यंत्र, ये भी ध्यान रखना। बात करें ढोलक की, नौबत की बात करें, नगाड़ा की बात करें, चंगयाग की बात करें, थाप की बात करें, चंग थाप वाद्य यंत्र की बात करें, तो ये आपको पता है थपेड़े के माध्यम से बजाए जाते हैं, जैसे ढोलक है, नौबत है, नगाड़ा एवं चंग है। इन पर आपको पता है या तो डंडे से थाप मारा जाता है या हाथ से थाप मारा जाता है, ध्यान रखना, ये थाप वाद्य यंत्र है। फूक वाद्य यंत्रों की बात करें, जैसे बांकिया है, करना है, मांगलिक है, अवसरों पर नहीं बजाया जाता। अरे भाई क्यों नहीं बजाया जाता, बजाया जाता है, आपको पता है ना। तो ये गलत है, ये गलत ऑप्शन दे रखा, ध्यान रखना। आगे की भी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देखो, बिल्कुल है ना। बात करते हैं सुमेलित करना अपने को, और यहाँ पर जो वाद्य यंत्र कौन सा विद्वान बजाता उसकी भी बात कर लेते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन की बात हो रही है। एक बार देखो भपंग की बात करें तो देखो, भपंग है, आपको पता भपंग जौहर खां के द्वारा बजाया जाता है। बात करते हैं नड़ की, तो नड़ आपको पता है कर्णाभील के द्वारा, अपने पढ़ा था कि नड़ किसके द्वारा, कर्णाभील के द्वारा बजाया जाता है। उसके बाद में अलगोजा की बात करूं तो रामनाथ चौधरी के द्वारा अलगोजा बजाया जाता है। आपको पता है रामनाथ चौधरी वो चौधरी है जो नाकों से भी अलगोजा बजा देता है, ध्यान रखना इस बात को। फेमस व्यक्ति है और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी पता होना चाहिए। खरताल की बात करें तो खरताल आपको पता है सदीक खां के द्वारा बजाया जाता है। तो अपना आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर सिर्फ ए नंबर का आंसर होगा, ये पता होना चाहिए ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो 1 नंबर का आंसर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल विकास जाट, गुड बात है ना। तो अपना आंसर कौन सा होगा, ए नंबर का होगा, ये पता होना चाहिए। एक बार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की।
रामनाथ चौधरी की बात करते हैं। और रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से विकास जाट मेरा प्यार भरा नमस्कार आपको। रामनाथ चौधरी की बात करें तो रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है? अभी बात कर रहे थे तो देखो पुंगी से नहीं है, ढोलक से नहीं है, तो आपको पता किससे संबंध है? अलगोजा से संबंध है, ध्यान रखना। आगे की भी बात कर लेते हैं एक बार। देखो 17 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो जहूर खान किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देख लो एक बार, जहूर खान अभी बात कर रहे थे अपन, जहूर खान का संबंध भपंग से है, ये पता होना चाहिए। तो किससे संबंधित है वो? भपंग से संबंधित है, इनसे संबंधित नहीं है ना। तो किससे संबंधित है वो? भपंग से संबंधित है जहूर खान। आगे की भी बात करते हैं एक बार। देखो 18 नंबर के क्वेश्चन की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। बात करें देखो किस लोक वाद्य में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किस लोक वाद्य यंत्र के अंतर्गत बात कर रहे हैं? लोक वाद्य यंत्र की बात हो रही है। उसमें साकर खान एक तरीके से क्या हुआ, महारत हासिल कर ली थी और उसे 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ऐसा वाद्य यंत्र, खड़ताल तो था नहीं, मोरचंग था नहीं, सारंगी था नहीं, कौन सा था? कमाईचा वाद्य यंत्र था। आपको पता है कमाईचा वाद्य यंत्र के दौरान साकर खान को, आपको पता है ये पद्मश्री सम्मानित मिला था। वैसे देखा जाए तो यहां पर बात करें साकर खान की, तो साकर खान की बात करें तो निवासी की बात करें तो निवासी की, आपको पता है ये जो निवासी है साकर खान, ये कहां का निवासी है? जैसलमेर। कहां का निवासी है ये? जैसलमेर। और जैसलमेर में आपको पता है यहां पर ये अगर देखा जाए तो मांगणियार जाति के द्वारा, कौन सी जाति के द्वारा? मांगणियार जाति के द्वारा, जाति के द्वारा, और जाति के प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और मांगणियार जाति ये क्या करती है? ये प्रसिद्ध वाद्य यंत्र बजाती है, ध्यान रखना, कमाईचा। आगे की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो एक बार। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? तो उनकी भी बात कर लेते हैं। आपको पता है राजस्थान का पखावज जो वादक मानते हैं वो किसको मानते हैं? तो पंडित पुरुषोत्तम दास को मानते हैं। किसको मानते हैं? पंडित पुरुषोत्तम दास को मानते हैं। पंडित रामनारायण चौधरी को पखावज का वादक नहीं मानते, उस्ताद असद अली को नहीं मानते, उस्ताद हिदायत खां को नहीं मानते, पंडित पुरुषोत्तम दास को क्या करते हैं? पखावज वादक को मानते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो पुरुषोत्तम को क्या मानते हैं? पखावज वादक मानते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अगर बात करें तो देखो ये जो पुरुषोत्तम दास है ये नाथ द्वारा के प्रसिद्ध पखावज वादक है। प्रसिद्ध क्या है? नाथ द्वारा के प्रसिद्ध पखावज वादक है कौन? पंडित पुरुषोत्तम दास की बात करते हैं। बात करते हैं यहां पर देखो भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत किया है। भारत सरकार के द्वारा आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। पद्मश्री की बात करते हैं, पद्मश्री से सम्मानित किया है, यह भी पता होना चाहिए। किससे सम्मानित किया है? पद्मश्री से सम्मानित किया भारत सरकार के द्वारा। वैसे देखा जाए तो पुरुषोत्तम दास की अगर बात करें तो अपने समस्त ज्ञान को इन्होंने क्या किया है? मृदंग वादन नामक पुस्तक में इन्होंने मृदंग वादन पुस्तक के अंतर्गत, पुस्तक में अपने ज्ञान को लिखा है। अपने ज्ञान को क्या किया इन्होंने? अपने ज्ञान को लिखा है, ध्यान रखना, है ना। इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने अपने ज्ञान को क्या किया है? लिखा है, ध्यान रखना, है ना। क्या वो पूछो थे, है ना। हाँ निशा कुमारी, बिल्कुल, है ना। तो ये पता होना चाहिए इन्होंने अपना जो ज्ञान था, पंडित पुरुषोत्तम दास ने, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मृदंग वादन। उस पुस्तक में अपने ज्ञान का पूरा वर्णन किया है, ये ध्यान रखना, जो इससे संबंधित था, पखावज से संबंधित। आगे की बात करते हैं। देखो बांड की बात करें, डोली की बात करें, मांगणियार राजस्थान के हैं पारंपरिक लोक संगीतकार, लोक कला, धार्मिक समूह, खिलाड़ी नहीं है ये, धार्मिक लोक कला नहीं है, लोक संगीतकार है, ध्यान रखना ये ना। तो लोक संगीतकार है जो पारंपरिक, जो लगातार चले आ रहे हैं, जैसे बांड होते हैं, डोली होते हैं, मांगणियार होती है। ये जातियां घर घर जाकर के कुछ मांगती थी और इस दौरान अपने वाद्य यंत्र का प्रयोग करती थी, ध्यान रखना, है ना। या मां कामी पड़
चलो आगे की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 की सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है, इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो एक बार विश्व मोहन भट्ट की बात करें तो मोहन जो वीणा है उसके अच्छे एक तरीके से ये वादक है, ध्यान रखना। और आपको पता है जैसे मैं बात करूं चतुरलाल की, ये तबला वादक है, ध्यान रखना चतुरलाल। बात करूं मैं जैसे जिया फरीदुद्दीन डागर की, ये ध्रुपद है, ध्यान रखना, ध्रुपद के एक तरीके से गायक है। वैसे सुल्तान खां का कमाईचा से कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना। तो अपना गलत कौन सा है, सुल्तान खां जो कमाईचा से उसका कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना। विकास जाट सी, बिल्कुल गुड बात है ना विकास। आगे की भी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखो एक बार बेराट की बात करें, बेराट कहां पर पड़ता है, विराटनगर जयपुर में, ध्यान रखना। बात करता हूं विनोद पूनिया, लड़की है या लड़कों है तू? अरे विनोद क्या हो रहा है बेटा, मैं घर कोनी में तो भाभी जी और भाई जी कह रहे हूं। रिंकू वर्मा। चलो एक बात करते हैं। देखो विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? बात करते हैं, आपको पता है कि बेराट के अंतर्गत सबसे पहले जो उत्खनन किया गया था, मैंने पढ़ाया था, 22 नंबर के क्वेश्चन की बात हो रही है। और अपन ने पता 1952-53 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर क्या हुआ, उत्खनन हुआ। और उस उत्खनन के दौरान आपको पता है दयाराम साहनी के द्वारा बेराट सभ्यता का उत्खनन किया था। उसकी अगर बात करें तो आपको पता है हिंद यूनानी संबंधित कई मुद्राएं मिली है यहां पर बेराट जयपुर के अंतर्गत, है ना। चलो तो यहां पर अपना आंसर होगा ए नंबर का। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान में बात करूं मैं तो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? मैंने कहा था मेरे प्रिय भाइयों कि अपने को पता भारत में सबसे पहले 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना बंगाल में की गई थी। यहां पर पूछ रहा राजस्थान, और राजस्थान में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना 1871 ईस्वी में की थी, ये ध्यान रखना। और इसको स्थापित करने का जो दायित्व है जिसने स्थापित किया है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने इस बारे में आपको बताया भी है। देखो आपको पता है LCL कार्लाइल ने नहीं किया है, बीबी लाल ने नहीं किया, कनिंगम ने नहीं किया, कनिंगम ने भारत में किया, ये पता होना चाहिए। इसने कहां पर किया, भारत का प्रथम अध्यक्ष था, तो ये अध्यक्ष बना है, आपको पता होना चाहिए भारत में। तो भारत का पहला अध्यक्ष उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का यही बना था उस समय। SD सांकलिया की बात करें तो SD सांकलिया ने क्या किया था, इसकी स्थापना करवाने में बड़ा श्रेय योगदान जाता है, ध्यान रखना। विनोद पूनिया बिल्कुल, है ना। तो इसके आगे की भी बात कर एक बार देखो, ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था, ये मैंने पढ़ाया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर एक सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था, तो आपको यह पता होना चाहिए RL स्टाइन का। RL स्टाइन का यह कार्य था जिसने यहां पर ऐसी चीज, ऐसी पुस्तक की रचना की थी, यह आपको पता होना चाहिए। आगे की बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 25 की। देखो निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की है? 1950-51 की बात है, तो 1950-51 की बात नहीं है, ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, 1951-52 ईस्वी की बात है, ध्यान रखना। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो मार्टियर व्हीलर की बात करें तो नहीं हो सकता है, एक घोष की बात करें तो आपको पता है हो सकता है, JP जोशी की बात करें नहीं हो सकता, बनर्जी की बात करें तो अमलानंद घोष की बात करते हैं अपन। तो कालीबंगा की पहचान किसने की है, तो अमलानंद घोष ने की है, ध्यान रखना। इसके आगे की भी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। देखो प्राचीनतम जुते हुए खेत के जो पुरातात्विक अवशेष है वो किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखना। बात करें प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष की बात करें तो वो किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं, ये पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि बात करते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन की। तो आपको पता है मैंने कहा था कि जुते हुए खेत के साक्ष्य तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, और आपको पता है जो कालीबंगा है उसका 5 स्तरों में उसकी खोज हुई है, यह भी पता होना चाहिए। 2 स्तर आपको पता है हड़प्पा से पूर्व के माने जाते हैं, इसका मतलब प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति हो सकती है वो। इसके आगे की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 27 की। तो 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 11 कमरों वाला विशाल भवन
कालीबंगा में तो नहीं पाया गया, आहड़ में भी नहीं पाया गया, तो बेराट में भी नहीं पाया गया, तो किस में पाया गया? बालाथल के अंतर्गत पाया गया है, ये पता होना चाहिए। किस में पाया गया? बालाथल में। अब आपको ये पता होना चाहिए ये है कहां पर है बालाथल? बालाथल जिसमें 11 कमरों के अवशेष मिले हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए वल्लभनगर पड़ता है, आपको पता है वल्लभनगर। और आपको यह पता होना चाहिए वल्लभनगर कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। कहां पर पड़ता है? ये उदयपुर के अंतर्गत पड़ता है। मैंने इसकी भी बात की है। तो बात करते हैं थोड़ा सा इसकी खोज की भी बात कर लेते हैं। तो आपको पता है इस बालाथल की खोज कब हुई है? तो यह भी पता है 1962-63 ईस्वी में हुई है। 1962-63 ईस्वी में की हुई है। बात करते हैं थोड़ा सा खोजकर्ता की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? खोजकर्ता की भी बात कर लेते हैं। तो वीएन मिश्र है, और उस वीएन मिश्र ने इसकी क्या की है? खोज की है, ये भी पता होना चाहिए। बात करें यहां पर एक नदी है, किसकी बात करें? नदी, और उस नदी का नाम क्या है? बेड़च। बेड़च बोलो। इससे पहले जो बहती है तो वो आयड़ नदी कहलाती है, पहले है यही नदी। आपको पता है इसके द्वारा यहाँ पर क्या किया है? इनकी खोज की गई है, और बेड़च नदी के किनारे केंद्र मिला राजस्थान में। बात करते हैं यहां पर देखो अवशेषों की बात करें तो कई सामग्रियां मिली। बात करते हैं 11 कमरों वाला विशाल भवन यहीं पर मिला है, जिसमें 11 कमरे। आपको पता है मिट्टी से निर्मित क्या मिला है? सांड मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मिट्टी से निर्मित क्या मिला? सांड मिला है। उसके बाद में मैं बात करता हूं, देखो लोह के औजार प्रचुर मात्रा में मिले। लोह के जो औजार है ना, लोह के औजार प्रचुर मात्रा में मिले, ये भी पता होना चाहिए। इसकी भी पढ़ने बात की है। तो लोह के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं। प्रचुर मात्रा में क्या मिले हैं? लोह के औजार मिले, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये संबंधित थी, थोड़े बालाथल से संबंधित चीजें आ गई थी, है ना। एसजीआरटी में आ गई, बिल्कुल आ गई। तो किस पे बैठ करके आई है? हाँ, स्टंट वाली बाइक से आई है तू। अरे पेट्रोल खत्म हो जाएगा, रोक ले, अब एक्सीडेंट हो जाएगा कहीं पर, रोक ले आरती, रोक ले। नरेश मांड्या, गुड इवनिंग सर जी। बिल्कुल नरेश, गुड इवनिंग। सभी एक बार इस वीडियो को लाइक करें। कहां पर चले गए थे तुम? मकर संक्रांति को चूरमा बाटी खाए थे, उसी नशे में हो अभी भी। आधे भी लड़के नहीं आए आज। हाँ, मुझे पढ़ाने में कुछ मजा नहीं आ रहा, ध्यान रखना। आगे की बात करते हैं, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित कौन सा काल है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो 2500 से लेकर के 1500 नहीं हो सकता, 1500 से 500 नहीं हो सकता, 6000 से 4500 नहीं हो सकता, 2500 से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। अरे सर हम सब ही तो सही है। हाँ, सभी की बात कर रहा हूं मैं। एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा आरती, एक्सीडेंट होएगा ना, तेरी आवाज नहीं निकलेगी, ध्यान रखना। कहां पर पड़ी रहेगी पता नहीं। हाँ हाँ, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मेरा सही बात है, 2350 से 1750 है, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग विद्वानों का मत है, लेकिन वो टाइम पीरियड अपने पास नहीं है। समथिंग की बात हो रही है तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व मानेंगे अभी। बिल्कुल 2350 से 1750 बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन यहां पर नहीं है, इसलिए अपन ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में वहां फिर वो काम नहीं करता, फिर ऑप्शन काम करते हैं, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं। आगे की बात करते हैं, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं, यह भी पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर कालीबंगा से जो अवशेष मिले वो हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में मिले। तो आपको पता सुतका गेंडोर में नहीं मिले, लाहौर में नहीं मिले, मोंटगोमरी में नहीं मिले, कहां से मिले? कोरदीजी से। कहां से मिले? वो कोरदीजी से मिले हैं, है ना। अच्छा, ये क्या देखे देखते हैं, ए और डी 2500 से 1500। अरे मेरे भाई ये ईस्वी है, मीणा ईस्वी है, ये ईस्वी, वो ईसा पूर्व है, ईस्वी का नहीं है। यहाँ पर ईसा पूर्व है की बात हो रही है, तो ये ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है ये, है ना। हाँ, है ना मीणा, देख ले एक बार, ईस्वी है ये बेटा, ईसा पूर्व नहीं है, ईसा पूर्व की बात हो रही है। यहाँ पर इस टाइम पीरियड को देखा जा रहा है ज्यादातर। सही है ना? अब तो मीणा अब एक बार रिप्लाई कर दे भाई, यस या नो। आगे की बात करते हैं, देखो एक बार, देखो ये सभ्यता का जो संबंध है वो कोरदीजी से जो सामग्रियां मिली वो इसी में भी मिली है, तो इससे संबंधित मानते हैं, ध्यान रखना। ओके सर, देखा ही था। चलो आगे की बात करते हैं, देखो सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए?
तो आपको पता है सुनारी कहां पर पड़ता है, ये भी पता होना चाहिए। तो सुनारी कहां पर पड़ता है, तो चूरू में नहीं पड़ता, सीकर में नहीं पड़ता, बीकानेर में नहीं पड़ता, कहां पर पड़ता है, ये झुंझुनू। अगर सुनारी सभ्यता की बात करें तो देखो, बात करते हैं थोड़ा सा, बात करते हैं कहां पर है, तो आपको पता है ये भी पता होना चाहिए खेतड़ी में पड़ता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए खेतड़ी कहां पर पड़ता है, झुंझुनू में। कहां पर पड़ता है, ये झुंझुनू में पड़ता है, ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद में मैं बात करूं तो देखो, नदी की बात करता हूं, नदी की बात करूं तो कांतली या काटगी नदी पड़ता है, आपको पता है कांतली, या बात करते हैं काटगी नदी की। कौन सी नदी की बात करते हैं, काटगी नदी की बात करते हैं। आपको पता है राजस्थान का पुरातत्व विभाग द्वारा यहां पर इसका क्या किया गया है, उत्खनन किया गया। राजस्थान का जो पुरातत्व विभाग था उसके द्वारा इसका क्या किया गया, उत्खनन किया गया। बात करता हूं, यहां पर कई सामग्रियां भी मिली। साक्ष्य की बात कर लेते हैं, साक्ष्य यानी कि सामग्रियों की बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहले बात करें तो देखो एक बार, यहां पर प्राचीनतम लोहे की क्या मिली है, भट्टियां मिली है। प्राचीनतम लोहे की भट्टी, प्राचीनतम लोहे की क्या मिली है, लोहे की भट्टियां मिली है। लोहे की क्या मिली है, भट्टियां मिली है, ये भी ध्यान रखना, भट्टियां मिली है। प्राचीनतम लोहे की क्या मिली है, भट्टियां मिली है। इसके बाद में मैं बात करता हूं तो देखो, आपको पता है यहां पर उस समय चावल के अवशेष भी मिले। किसके अवशेष मिले, चावल के अवशेष भी मिले, ध्यान रखना ये बात। चावल के क्या मिले हैं, अवशेष भी मिले, ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कुषाण कालीन मर्दभांड भी मिले। कुषाण कालीन क्या मिले हैं, मर्दभांड। कुषाण कालीन क्या मिले हैं, मर्दभांड भी मिले, ये भी पता होना चाहिए। मर्दभांड भी मिले हैं, ये भी पता होना चाहिए। कुषाण कालीन मर्दभांड मिले हैं, ये भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए ना है ना। ठीक है, इसके आगे की भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की एक बार देखो, निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा है। आपको पता है ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया, तो ये भी पता होना चाहिए। तो किसने बताया, देखो एक बार बात करता हूं, जीएच ओझा ने नहीं बताया, श्यामल दास ने नहीं बताया, दयाराम साहनी ने नहीं बताया, किसने बताया था, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। बात करता हूं, देखो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियों की भी बात कर लेते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जुड़वा राजधानियां कौन कौन सी है, यह भी पता होना चाहिए। तो देखो बात करता हूं सबसे पहले हड़प्पा की बात करता हूं, दूसरा है मोहनजोदड़ो की। किसकी बात कर लेते हैं, मोहनजोदड़ो की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये दोनों क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। और तीसरी राजधानी कालीबंगा को माना गया क्योंकि यहां से तांबे की आपूर्ति करते थे। तो ये बात की पुष्टि कौन करता है, दशरथ शर्मा करता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात करता हूं, तो देखो अगर आपको बात की जाए तो यहां पर ये जो दोनों जुड़वा राजधानी बताया वो किसने बताया है, तो ये भी पता होना चाहिए, स्टुअर्ट पिगट ने बताया। किसने बताया, ये स्टुअर्ट पिगट ने बताया। स्टुअर्ट पिगट ने भी ये क्या किए, ये बात की है, ध्यान रखना। और इसके आगे की बात करते हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन एक बार देखो, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर की बात कर रहा है। तो दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य मिले हैं वो यहाँ पर बालाथल से नहीं मिले, ओजियाना से नहीं मिले, गणेश्वर से नहीं मिले, किससे मिले, कालीबंगा सभ्यता से। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसकी खोज कब हुई है। खोज की बात करें 1951-52 ईस्वी में हुई है। किसने किया है, तो अमलानंद घोष ने किया। किसने किया है, अमलानंद घोष ने किया है, ये भी ध्यान होना चाहिए। बात करें उत्खननकर्ता की, उत्खननकर्ता की बात करते हैं। आपको पता उत्खननकर्ता की बात करें तो 1961-62 ईस्वी में क्या करते हैं, बात करते हैं। और 1961-62 ईस्वी के अंतर्गत बीवी लाल की क्या करते हैं, बात करते हैं। वह बीके थापर की क्या करते हैं, बात करते हैं। बीके थापर की क्या करते हैं, बात करते हैं। बीवी लाल व बीके थापर की क्या करते हैं, बात करते हैं। ध्यान रखना है ना, बिल्कुल है ना। तो ये चीजों की अपन ने बात की है। उसके आगे की बात करते हैं। देखो निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था, ये भी पता होना चाहिए। तो ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता जाना जाता है, ये आपको पता है। बेराट को नहीं जाना जाता, कालीबंगा को नहीं जाना जाता, बागोर को नहीं जाना जाता, आपको पता आहड़ को जाना जाता। और आपको पता आहड़ कहां पर पड़ता है, तो उदयपुर में पड़ता है। ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता कहां पर आई है, उदयपुर के अंतर्गत पड़ती है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बात करता हूं, आपको पता है ये जो आहड़ सभ्यता है, ये नदी की बात करें तो नदी है, मैंने कहा था ये आयड़ नदी है, बाद में ये बेड़च नदी
कहलाएगी, आपको ये भी पता होना चाहिए। और अब बालातल सभ्यता बेडस नदी के किनारे मिला है और आहार सभ्यता आयर नदी के किनारे मिला। नदी एक ही है, बस थोड़ा सा नामकरण इसका चेंज हुआ। खोज की बात करें तो देखो, खोज की बात करें, देखो खोज, तो खोज 1953 ईस्वी में हुई है। और किसने की है ये भी पता होना चाहिए, तो अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास की बात करते हैं, अक्षय कीर्ति व्यास की क्या करते हैं, बात करते हैं। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी क्या की है, खोज की है, ये भी पता होना चाहिए। कब की है, 1953 ईस्वी। बात करता हूं यहां पर देखो उत्खनन की, तो यहां पर उत्खनन आपको पता, उत्खनन की बात कर लेते हैं। उत्खनन की बात करें तो उत्खनन 1956 ईस्वी के अंतर्गत हुआ है। रतन चंद्र अग्रवाल ने किया, रतन चंद्र अग्रवाल ने किया है, रतन चंद्र अग्रवाल ने क्या किया है, उत्खनन किया है, ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। तो रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका क्या किया, उत्खनन किया। आगे बात करता हूं, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे। कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसको पूर्व में क्या कहा जाता था, मालव नगर के नाम से जाना जाता था, तो ऐसा कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, यहां पर रेड है, तो रेड तो आपको पता टोंक में है और इसको मालव नगर के नाम से नहीं जाना जाता। सुनारी है तो आपको पता सुनारी कहां पर है, खेतड़ी झुंझुनू के अंतर्गत है, ध्यान रखना ये भी। उसके बाद में यह भी नहीं है, तो बात करते हैं ऐसे जैसे कि नगर है, और आपको पता नगर कहां पर है, टोंक, और इसको मालव क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 35 की। देखो कौन सी फसल का उत्पादन आहार में नहीं होता था। आपको पता है कौन सी फसल का उत्पादन आहार सभ्यता में नहीं होता था, हो क्या रहा है सर, क्यों, क्या हो गया ज्ञान वर्मा, क्या हो गया ज्ञान। देखो बात करते कौन सी फसल का उत्पादन आहार में नहीं होता है, तो आपको पता है जौ का भी कोई साक्ष्य नहीं मिले यहां पर, चावल के भी साक्ष्य नहीं मिले, बाजरा के भी नहीं मिले, गेहूं के भी नहीं मिले। तो यहां पर इसमें से कौन सा भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कोई सा भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, कोई सा भी नहीं। आप कमेंट ही नहीं देख रहे, बस आंसर बता रहे। अच्छा देख तो रहा हूं ना, मैं बार बार देख तो रहा हूं, देख तो रहा हूं ना ज्ञान, देख तो रहा हूं मैं, कैसे नहीं देख रहा, बहुत लेट आया, गुस्सा हूं मैं तेरे से आज। हाँ अब जाकर के मेरे दिल को तसल्ली आई है, कुछ बच्चे अब जुड़े हैं, 21-22 बच्चे जुड़ रहे हैं, जब जाकर मैं तसल्ली अब आई है। कहां चले गए थे तुम सब, चूरमा बाटी खा करके गोल मटोल हो रहे हो, हाँ और कुछ नहीं है, कहां चले गए थे तुम, आए क्यों नहीं टाइम से, गुस्सा हूं मैं, ध्यान रखना, नशा चढ़ा हुआ है तुम्हें मकर संक्रांति का। हाँ या तो खूब पतंग उड़ाया है और खूब माल खाया है, उसका उसको लेकर मैं गुस्सा हूं, ध्यान रखना। तो कौन सी फसल का उत्पादन आहार में नहीं हुआ, तो इन चीजों का आहार में प्रयोग नहीं हुआ, ध्यान रखना। पता ही नहीं लगा, मैंने वैसे ग्रुप में डाल तो दिया था, टेलीग्राम ग्रुप में डाल तो दिया था मैंने। अरे मेरे दिक्कत हो रही है आरती, इसलिए छुट्टी ले रहा था मैं, है ना सर। सब पतंग उड़ा रहे हैं अभी भी, अब तो बंद हो जाओ, पतंग मत उड़ाओ। आगे की बात करते हैं, देखो एक बार 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सभी एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो बस, है ना, जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक मार दो बस। हाँ, अनाज रखने के बड़े बड़े मर्दबान जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो अनाज रखने के जो यहाँ पर आपको पता है मर्दबान है, जिनसे अपन गा रहे हैं, ओबरी है, बंकोट कहा जाता था, ये किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ये पता होना चाहिए। तो 36 नंबर की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो ओजियाना से नहीं हुई है, जोधपुरा से नहीं हुई, कालीबंगा से नहीं हुई, कहां से हुई है, आहार से हुए। और अपन ने आहार की बात कर ही रहे थे भी, है ना, तो कहां से हुए हैं ये जो गा रहे हैं बंकोट है, ये आहार सभ्यता से हुई है। तो अगर यहाँ आहार सभ्यता की बात हो रही है तो देखो एक बात करता हूं, इस आहार सभ्यता को उपनाम, इसको किस नाम से भी जानते हैं, तो ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं। किस नगरी के नाम से भी जानते हैं, ताम्रवती नगरी के नाम से भी इसको क्या करते हैं, जानते हैं, ध्यान रखना। प्राचीन नाम की बात करें तो देखो प्राचीन नाम की भी बात कर लेते हैं, प्राचीन नाम। और बात करें प्राचीन नाम की तो आघाटपुर के नाम से भी जानते हैं, आघाटपुर के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। वैसे स्थानीय नाम की बात करता हूं तो इसे स्थानीय नाम की बात करो तो इसे धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय नाम की बात करें तो किस नाम से जानते हैं इसको, धूलकोट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। स्थानीय नाम की बात करें तो धूलकोट के नाम से जानते हैं, धूलकोट के नाम से इसे जानते हैं। बात करता हूं देखो तो कई सामग्रियां यहां पर मिली है, जैसे मैं बात कर रहा हूं तो देखो एक बात करते हैं। वैसे इसे आपको पता 1900 से लेकर के 1200
ईसा पूर्व की मानते हैं, 1900 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व की भी से मानते हैं, ये पता होना चाहिए। आगे की बात करते हैं। एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 37, देखो एक बार। हाँ देखो, बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है। आपको पता है जो बागोर है भीलवाड़ा में पड़ता है, बागोर केंद्र मिला है तो वो भीलवाड़ा में मिला है। ध्यान रखना कि नदी जिले की नदी के कांठे पर स्थित है। तो बागोर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, देखो आपको पता होना चाहिए। बागोर की अगर बात हो रही है तो यह भी पता होना चाहिए, और आपको सबको आता, फटाफट बताओ। देखे, चंबल में हो नहीं सकता, लूणे में नहीं हो सकता, बनास में नहीं हो सकता, किस में हो सकता है, कोठारी नदी के किनारे ये मिला है, बागोर भीलवाड़ा। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके आगे की बात करता हूं, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले, तो बिल्कुल बेहिचक एक ही जगह पर बौद्ध संस्कृति से संबंधित चीजें मिली है। ध्यान रखना, और वो कहां पर है, सिर्फ बेराट में है ना। इनमें कहीं पर भी नहीं मिली, सिर्फ कहां पर मिली है, बेराट में मिली है। ये ध्यान रखना, बौद्ध संस्कृति से संबंधित जो चीजें मिली है वो बेराट मिली है। और बेराट कहां पर है, यहां पर जयपुर के अंतर्गत। बात करें देश खोज की बात कर लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1952-53 ईस्वी की बातें हैं, 53 ईस्वी की बातें हैं। बात करते हैं खोजकर्ता की, तो खोजकर्ता कौन है ये भी पता होना चाहिए। तो दयाराम साहनी है। कौन है, दयाराम साहनी की बात करते हैं, साहनी की बात करते हैं, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब की बार हाईकोर्ट एलडीसी पार, जय श्री कृष्णा सर जी। बिल्कुल जय श्री, कहां चला गया था तो, कोई मेरा केस लड़ने चला गया था क्या, हाँ जो आया ही नहीं आज। सभी बच्चे आज पता नहीं क्या हो रहे हैं, सभी आज बहुत कम बच्चे हैं, समझ में नहीं आ रहा। दीपक हेलो, बिल्कुल दीपक हेलो। निशा कुमारी विराटनगर जयपुर, निशा तुम ही लेट आई है, ध्यान रखना। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है, तो गणेश्वर सभ्यता की बात करते हैं। और आपको पता गणेश्वर सभ्यता कहां पर मिली है, तो आपको पता भीलवाड़ा में नहीं मिली, हनुमानगढ़ में नहीं मिली, उदयपुर में नहीं मिली, कहां पर मिली है, सिक्कर में। बिल्कुल सही है ज्ञान वर्मा, सिक्कर में मिली है। विनोद पुनिया सिक्कर, आरती सिक्कर, रेखा कंवर सिक्कर, बिल्कुल। मीनाजी सी, बिल्कुल। निक्का अड़ीगुर सिक्कर, दीपक ब्रो, है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल। कमल किशोर कुमावत सी, ऑप्शन सही है। स्वीटी कहां चली गई थी तू अब लेट आई है, तो सी है ना। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया सभी लाइक कर दे एक बार। रिंकू वर्मा सर, पिछले वाली क्लास में सब थे, यहां नहीं आए। अच्छा, पिछली वाली क्लास में सब थे पर इस क्लास में नहीं आए। मंजू नहीं आए आज। अच्छा, मंजू भी नहीं आई है। आरती तो वैसे भी, आरती का तो एक्सीडेंट हो गया, वो बाइक से आ रही थी, फुल स्पीड में आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया बताया उसका, वो बता रही थी मेरे को ने। हाँ बिल्कुल, सिक्कर में कांतली काट की नदी पर ये गणेश्वर सभ्यता मिली है, ध्यान रखना। उसके आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं आज दो अपने लगभग 39 क्वेश्चन सोल्व आपके सामने किए हैं, जो अच्छे क्वेश्चन थे और मैंने आपके सामने सोल्व करके बताए। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। इसी क्लास में मैं आज लेता हूं आपसे विदा, बाय।